हेलो, तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी की क्लास। ठीक है, तो जियोग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। जियोग्राफी के अंदर हमने क्या क्या हमें पढ़ना है उस चीज़ की हम बात करेंगे, और आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो हेडिंग डालिए ऊपर। तो जियोग्राफी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जियोग्राफी, जियोग्राफी हिंदी में बोलते हैं भूगोल, 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 जो भी आप होना चाहो बोल सकते हो। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो भूगोल के अंदर हम लोग 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा जियोलॉजी, एंड फाइनली हम लोग पहुंचेंगे इंडियन जियोग्राफी पे, इंडियन जियोग्राफी। इसको हम आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ठीक है, चलिए एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं जियोग्राफी क्या चीज़ है। ठीक है, तो लिखिए आप मेरे साथ में। देखिए हम जब भी बात करते, ठीक है, बचपन से हम यही मानते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर क्या है कि पृथ्वी कहीं से तो धसी हुई है, कहीं से पहाड़ उठे हुए हैं, कहीं से थोड़े नीचे खड्डे पड़ रखे हैं। तो पृथ्वी जो है वो कैसी है? वो जियोड है। कैसी है? जियोड। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसा है? वो जियोड है। फिर हम बात करते हैं पृथ्वी के अगर जो जियोड है, और इस जियोड का ही हम अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं, देखिए लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन, ग्राफी का मतलब अध्ययन, और इकोनॉमी का मतलब भी अध्ययन। तो 3 चीज़ें आपको याद रखें। जब हम साइंस पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो नॉमी, ग्राफी और आपका एक लॉजी, तीनों का मतलब भी आपके अध्ययन होता है। तो ग्राफी जैसे हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। भूगोल मतलब जो आपके जितने भी ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, जितने भी आपके पर्वत हैं, जो आपकी जलवायु है, जितने भी आपके संसाधन हैं, परिवहन वगैरह जो भी है, इन सब की हम लोग जब भी अध्ययन करेंगे तो उसको होगा जियोग्राफी के अंदर। देखिए एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान नाम से स्पष्ट है, खगोल का यानी कि ब्रह्मांड का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो किसका अध्ययन करेंगे? ब्रह्मांड का हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की हम लोग स्टडी करने वाले। तो ब्रह्मांड की हम लोग क्या करेंगे? इस ब्रह्मांड की हम स्टडी करने वाले। तो स्टार्टिंग में हेडिंग डालिए आप तारे। तो हेडिंग डालिए तारे। तो तारों से हम लोग स्टार्स, तारे। देखिए तारे क्या चीज़ होती है? ऊष्मा, जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना क्या हो, प्रकाश हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तारा। ठीक है, जैसे सूर्य है तो सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है और अपना प्रकाश है। तो एग्जाम्पल के लिए सूरज भी क्या है? एक तारा है, एक बहुत बड़ा तारा है। सूरज क्या है? एक बहुत बड़ा तारा है। तो बोलते हैं जिसके अंदर खुद की ऊष्मा हो, खुद का प्रकाश हो। तारे का टेम्परेचर जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तारे के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की। सूर्य के अंदर भी कौन सी प्रक्रिया? नाभिकीय संलयन। और बाकी जो तारे आप देखते हो उसके अंदर भी कौन सी प्रक्रिया? तो नाभिकीय संलयन। इसमें संलयन किस चीज़ का होता है? नाभिकीय संलयन किस चीज़ का होता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। किस में होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि तारे जो होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो तारे किस अवस्था में पाए जाते हैं? ये किस अवस्था में पाए जाते हैं?
तो तारे के प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। तो तारों का नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में होता है, खुद के ऊष्मा और प्रकाश होता है इनके अंदर, 6000 डिग्री सेल्सियस तक इनकी एनर्जी होती है, और ये लोग क्या और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। अब समझते हैं कि तारा बनता कैसे है। ठीक है, तारा बना, ठीक है, देखिए तारा बनने के लिए सबसे पहले ये लोग होते हैं जो एक गैस या गुब्बारा की तरह होता है। स्टार्टिंग जो फेज़ होती है तारे की वो एक गैस या गुब्बारे की तरह होती है। इस तरह से जो, ठीक है, अलग अलग दूरी पे जो यहाँ पे कण होते हैं, ठीक है, अलग अलग दूरी पे कण होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं? निहारिका। तो निहारिका बोलते हैं। इस निहारिका को जब सिकुड़ने लगता है इनके अंदर, ठीक है, नाभिकीय संलयन की, मैंने बोला अभी बताया कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। जब वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, इनके अंदर चमक आने लगती है। तो जब चमक आने लगती है तो ये बनते हैं तारा। क्या बनते हैं? स्टार्स बनते हैं, तारा बनते हैं। तो ये क्या बने? तारे। तो ये तारे बन जाते हैं। लेकिन जब इन तारों की जो ऊष्मा है वो ख़त्म होने लगती है, प्रकाश ख़त्म होने लगता है, तब ये बड़े हो जाते हैं, मतलब इनका आकार जो बड़ा होने लगता है। जब आकार बड़ा होने लगता है तो ये लाल रंग के बन जाते हैं, मतलब इनका जो तारा जो होता है वो लाल हो जाता है। उस लाल रंग का जो तारा होता है उसको हम बोलते हैं लाल दानव, रेड जायंट। लिख लो इसको ऐसे। तो जब ये तारा क्या हो जाएगा, ये बड़ा होने लगता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम लोग रेड जायंट या लाल दानव। रेड जायंट या लाल दानव। जब ये लाल दानव, अब क्या हो रहा है, अब क्या, दो लाल दानव जो है वो दो भागों में टूटेगा। पहला जो छोटे तारों में, दूसरा बड़े तारों में। जो छोटे तारे जो होंगे जिनकी चमक खत्म होने वाली है या जिनकी चमक कम है, तो वो बनते हैं आपके, वो क्या बनते हैं? वो बनते हैं आपके श्वेत वामन। क्या बनते हैं? श्वेत वामन बनते हैं। देखिए आप, श्वेत वामन, श्वेत वामन। अब इन श्वेत वामन की बात करूं मैं कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जो ये चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चमक क्या हो जाएगी? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये जैसे बोलते हैं कोयले की तरह हो जाएगा, बिल्कुल काला पड़ जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये उस टाइम ये जो श्वेत वामन है, श्वेत वामन जब ये ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, एकदम काला हो जाता है कोयले की तरह, तो इसको बोलते हैं हम लोग काला वामन। काला वामन, काला वामन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग से निहारिका जो पूरा गैस या गुब्बारा जो होता है उसको निहारिका बोलते हैं। धीरे धीरे इनमें नाभिकीय संलयन की जब क्रिया होती है, ऊष्मा आने लगती है, तो ये तारे बन जाते हैं। जब ये ऊष्मा खत्म होने लगेगी तो तारा बड़ा हो जाएगा, लाल रंग का दिखेगा, और जिसको हम लाल दानव बोलते हैं। लाल दानव की चमक जब कम होती है तो ये टूटता है दो भागों में। पहले, ठीक है, चमक कम होने वाली होती है, इसको हम बोलते हैं श्वेत वामन छोटा। जब बिल्कुल कम हो जाता है, काला पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं काला वामन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब लाल दानव जब टूटा तो एक तो छोटे तारे तो बन गए आपके श्वेत वामन, लेकिन बड़े तारे क्या बने? तो बड़े तारे आपके बनते हैं अभिनव तारे। तो लिखिए आप मेरे साथ में, लाल दानव, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो लाल दानव जब एक तो टूटा इसमें, किसमें? श्वेत वामन में। एक लाल दानव दूसरा टूटता है आपका किसमें? अभिनव तारे में। तो लिखिए आप मेरे साथ में, ये आपका अभिनव तारे। ये तारे बड़े होते हैं, याद रखना। लाल दानव से छोटे तारे अलग हो गए, श्वेत वामन बनेगा, और जो बड़े तारे होंगे वो अभिनव तारे बनेंगे। ठीक है, कौन से बनेंगे? अभिनव तारे। अब इस अभिनव तारे 3 भागों में टूट जाएगा। इसके है तो इसके अंदर में एनर्जी है, क्योंकि लाल दानव टूटा है, चमक कम थी, चमक कम थी लाल दानव की, तो चमक कम होने के कारण एक श्वेत वामन बना। चमक तो लाल दानव में थी, तो चमक से जो बड़े तारे बने वो अभिनव तारे बने। अभिनव तारे के अंदर भी चमक है, मतलब थोड़ा बहुत तो उनके अंदर हो रही होगी ना प्रक्रिया अभी भी।
तो प्रक्रिया हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि नाभिकीय संघनन की प्रक्रिया जब हो रही होगी, थोड़ी बहुत ही चाहे हो रही हो, लेकिन जब हो रही होगी तब ये अभिनव तारा भी टूट जाएगा। एक टाइम आएगा जब अभिनव तारा भी टूट जाएगा। और ये किस में टूटेगा? तो ये आपके 3 चीज़ों में टूटता है, 3 भागों में टूटेगा। 3 भाग कौन कौन से होंगे वो हम बात कर लेते हैं। पहला भाग जो बनता है वो बनता है आपका न्यूट्रॉन, दूसरा बनता है पल्सर, और तीसरा जो आखिरी बनेगा वो बनेगा आपका, तीसरा आखिरी बनता है क्वेसर। क्वेसर क्या बनते हैं? क्वेसर, पल्सर, न्यूट्रॉन। ये तीनों में टूटता है कौन? अभिनव तारा। अब हम अभिनव तारे को अलग से समझते हैं। अभिनव तारे के बारे में यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे ये बना है अभिनव तारा। अभी हमने बात की कि अभिनव तारा जो है 3 चीज़ों में टूटेगा। पहला भाग किस में बनता है? तो ये बनता है न्यूट्रॉन, दूसरा बनता है आपका पल्सर, और तीसरा आपका बनेगा क्वेसर। क्वेसर। अब सुनो, देखो अभिनव तारा 3 चीज़ों में टूट गया। न्यूट्रॉन तारा जो होता है ये अभिनव तारे में सबसे बड़ा तारा है, मतलब अभिनव तारा का सबसे बड़ा भाग अगर कोई है तो वो न्यूट्रॉन है। तो लिख लो सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा है आपका? न्यूट्रॉन। क्वेसर जो होता है ये सबसे चमकीला तारा होता है, सबसे क्या होता है? चमकीला। यानी कि अभिनव तारे का सबसे चमकीला भाग अगर कोई है तो वो क्वेसर है। और पल्सर क्या है? तो पल्सर के अंदर आपके चुंबकीय गुण होते हैं। इस भाग में क्या होते हैं? चुंबकीय गुण होते हैं। मैग्नेटिक जो क्वालिटीज़ होती है वो किस में होती हैं? आपके पल्सर में होती है। देखो एक टाइम ऐसा आएगा न्यूट्रॉन सबसे बड़ा तारा, लेकिन मैं बात करूँ न्यूट्रॉन जब टूटेगा, सुनो न्यूट्रॉन भी टूटता है आगे। पहले लाल दानव टूटा 2 भागों में, इधर बना श्वेत, इधर बना अभिनव। फिर अभिनव तारा टूटा, वो बना न्यूट्रॉन में। अब न्यूट्रॉन भी टूटेगा, और न्यूट्रॉन तोड़ के यहीं से आपके निर्माण होता है ब्लैक होल का। किसका? ब्लैक होल का। ठीक है, तो ब्लैक होल का यहीं से होता है। हिंदी में बोलते हैं कृष्ण विवर, ब्लैक होल को हिंदी में बोलते हैं कृष्ण विवर। ठीक है, ये आपने पहले नहीं सुना होगा कि ब्लैक होल, आपने क्या बचपन से ब्लैक होल सुनते आ रहे हो, लेकिन हिंदी में इसको कृष्ण विवर बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो कृष्ण विवर बनता है, यानी कि ब्लैक होल क्या बनता है? न्यूट्रॉन क्या बनता है? ब्लैक होल, कृष्ण विवर, कृष्ण विवर इसको हम बोलते हैं। तो ये बनता है, ठीक है। तो ये बनता है कौन? तो ये पूरी प्रक्रिया थी तारा बनने से लेकर के लाल दानव से और फिर में ब्लैक होल तक बनने की क्रिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा तारे के बारे में जो जानकारी थी, तो ये तारे के बारे में जानकारी आपको दे दी। ठीक, तो ये तारे के बारे में जो जानकारी थी वो आई होप समझ आ गई होगी। हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। ठीक है, गैलेक्सी पढ़ेंगे।